नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 24 में। आप सबको आपके साथ में ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारो उत्तराखंड देख रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस युवा नेता और किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हेमवती नंदन दुर्गापाल जी हां ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा की गुटबाजी के चलते मुख्यमंत्री ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे मंत्री बनाया जाए। इसी कारण 4 साल बीत जाने के बाद भी कैबिनेट अधूरी है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के पास 6 से अधिक मंत्री पद खाली हैं, जिससे प्रदेश में विकास की रफ्तार प्रभावित हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब आम लोग कैबिनेट मंत्री से नहीं मिल पाते तो मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचेंगे। उधर भाजपा नेता प्रदीप बिष्ट ने कांग्रेस के आरोपों को अफवाह बताते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश धामी सरकार में विकास की नई ऊंचाइयों छू रहा है और जनता निरंतर भाजपा पर भरोसा जता रही है। बिष्ट ने कहा है कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी और भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। लालकुआं से विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस हताशा निराशा में है। किसी को भी मंत्री बनाना आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है, केंद्रीय नेतृत्व का रहता है। और जहां तक कार्यों की बात कर रहे हैं तो आप बताइए, जनता ने हमारे पर नगर पालिका में, नगर निगमों में, नगर पंचायतों में हमारी कार्यों पर मोहर लगाई, लोकसभा में हमारे कार्यों पर मोहर लगाई। अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं, ब्लॉकों के चुनाव हुए हैं, सब पर जनता हमारे कार्यों पर मोहर लगा रही है। जनता यानी आदरणीय धामी जी के नेतृत्व से प्रसन्न है, आदरणीय धामी जी के कार्यों से प्रसन्न है। तभी तो मोदी जी के हम सबको मार्गदर्शन मिलता है, हमारे अभिभावक के रूप में प्रसन्न है। इसलिए तो जनता हमें लगातार वोट देकर जिता रही है। और जहां तक कांग्रेस कहती है, कांग्रेस अपना आत्ममंथन करे भाई। कांग्रेस देखे कि वो क्यों पिछड़ रही है। अगर उनको ऐसा लगता है कि कार्य नहीं हो रहे हैं तो एक बार आदरणीय रणनीति क्या है। कांग्रेस का आरोप यह है कि जी एक बार बताइए, अगर कार्यों का सही से वितरण नहीं होगा, मंत्रिमंडल नहीं तो एक ही मुख्यमंत्री होता, बाकी मंत्री बनाए क्यों रखे हैं। एक फिक्स तय किया गया कि इतने मंत्री होंगे, इतने का मंत्रिमंडल होगा, जिससे कि होता क्या है कि कार्य करना, विकास करना आसान हो जाता है। हर मंत्री अपने कार्यों की समीक्षा करता है, अपने क्षेत्र, अपने विभागों की समीक्षा करता है, विभाग में क्या हो सकता है ये देखता है। अब वहां 6 मंत्री पद खाली हैं, 5 मंत्री पद खाली हैं, 6 ही भरे हुए हैं और इतना 1 साल बचा है अब। तो ये तो इस भारतीय जनता पार्टी के विकास की सोच को दिखाता है कि वो विकास करना चाहती है या नहीं चाहती है। और उनको, लेकिन वो अंदर गुटबाजी, अंतरकला इतनी है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो इतना, अगर वो कहते हैं कि बिल्कुल हमारे वहां अंतरकला नहीं है तो कल कर दें। अर्धकुंभ 2027 को लेकर बड़ा धार्मिक विवाद खड़ा हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि इस अर्धकुंभ को पूर्ण कुंभ की तरह भव्य स्वरूप आयोजित इसमें किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे आयोजन की गरिमा और आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन संत समाज का एक बड़ा वर्ग इस फैसले से असहमत है। उनके अनुसार 2027 परंपरागत बात करें तो 2027 जो है परंपरागत रूप से अर्धकुंभ का वर्ष है और इसे उसी धार्मिक परंपरा और मर्यादा के अनुकूल होना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि अर्धकुंभ को इतना दिव्य और भव्य बनाना चाहिए कि वह पूर्ण कुंभ जैसा दिखे, जबकि वास्तविक पूर्ण कुंभ अपनी और विशाल भव्यता के साथ आयोजित हो। दूसरी ओर महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश सहित कई संत इस निर्णय का विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि परंपराओं में अनावश्यक बदलाव उचित नहीं है और अर्धकुंभ को पूर्ण कुंभ घोषित करना धार्मिक गरिमा से खिलवाड़ है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। देखिए, हरिद्वार के लोगों को कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है, न कोई उनको संदेश देने की जरूरत है। यहाँ के लोग वैसे इतने अच्छे हैं कि दुनिया भर के लोग इनको यहाँ आते हैं। सब यहाँ से नहा धो के जा, कांवड़ में देखो कितने लोग आते हैं। क्या कोई कष्ट होता क्या? कुंभ में इतना बड़ा कुंभ आज तक होते आए हैं, कोई कष्ट हुआ क्या? हर कुंभ, पिछले का कुंभ बहुत अच्छा था, इस बार का कुंभ उससे और अच्छा होगा। और आप सब लोगों से की ओर से, आपके सारे चैनल एक इस प्रकार का जो आगे अच्छा होने वाला है उसका संदेश देंगे तो दुनिया से और भी बड़े हमारे भक्त लोग यहाँ पर आएंगे और हरिद्वार वासियों को पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा
और पुण्य के साथ कुछ नगद नकदी भी मिल जाएगी और इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, अर्ध कुंभ की जगह है और पूर्ण कुंभ की जगह है, लेकिन अर्ध आदित्य, तो अब क्योंकि आपने ही ये सवाल उठाया था कि अर्धकुंभ को कुंभ नहीं किया जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप संतुष्टि है? शास्त्र सम्मत क्या है? देखिए, जो अर्ध कुंभ है वो अर्ध कुंभ ही रहेगा। उसको भव्य दिव्य रूप देना एक अलग विषय है। सरकार और अखाड़े मिलकर उसको भव्य और दिव्य बनाए, उसकी व्यवस्थाएं बहुत सुंदर हो। और जैसे भगवद्दा जी ने भी कहा कि अर्ध तो अर्ध ही है, पूर्ण कुंभ है। अर्ध कुंभ की जो शास्त्रोक्त परंपराएं हैं, वो अर्ध कुंभ में जो धर्म ध्वजा है, जो हम सब अखाड़े स्थापित करते हैं, और पेशवाई निकलती है, शाही स्नान होता है, उसकी व्यवस्था अर्ध कुंभ में नहीं होती। हरिद्वार में कभी अर्ध कुंभ को कुंभ के रूप में नहीं मनाया गया। सरकार ने अभी अखाड़ों को आमंत्रित भी नहीं किया, उनके साथ अभी वार्तालाप भी नहीं हुई कि सरकार का क्या रोड मैप है। सरकार राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम सत्य, मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक हैं, लेकिन वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री इन आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं। शर्मा ने प्रधानमंत्री को सलाह दी है कि देश को सही दिशा लेने के लिए राम के आदर्शों को अपनाना चाहिए। शर्मा ने अयोध्या में हाल ही में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में लोकल सांसद को आमंत्रित नहीं किया गया, जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि यदि राम के आदर्शों की बात होती तो राजनीतिक शिष्टाचार और मर्यादा का पालन भी आवश्यक है। उनका ये बयान चुनावी माहौल में राजनीतिक रूप में से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस इसे एक बड़े मुद्दे के रूप में देख रही है, जबकि पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार की कार्यशैली लगातार लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत जा रही है। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। देखिए, मैं समझता हूँ प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी आस्था के प्रतीक हैं और भारत के कण कण में व्याप्त हैं। हम तो यही कहेंगे कि जो उनके आदर्श हैं, सत्य की बात है, निडरता की बात है, और जिस तरह से भी उनके जो आदर्श रहे, सब बराबर थे, पूरी जनता उनके लिए बराबर थी, कोई भेदभाव नहीं था। हम तो चाहेंगे कि सरकार भी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कुछ मर्यादाओं को सीखे, उनके दिखाए आदर्शों पर चले। यही मोदी जी से कामना है। और मोदी जी थोड़ा सा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि वो सत्य के प्रतीक थे, सत्य बोलना शुरू करें। डरते नहीं थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मोदी जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया के साथियों को फेस करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब आए थे अयोध्या लौटकर, तो सब जन कतार में खड़े होकर हर्षोल्लास से उनका स्वागत कर रहे थे। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था। आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने वहाँ के लोकल सांसद तक को इनवाइट नहीं किया। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दिखाए रास्ते हैं, ये सरकार उस पर चले, भेदभाव समाप्त करे। लच्छीवाला वन रेंज से सटे आबादी क्षेत्रों में पिछले दिनों से हाथियों और गुलदार की लगातार आमद से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। हाथी जहां फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं जंगली जानवरों की बढ़ती गतिविधियों ने लोगों को चिंता में डाल दिया है, उनकी चिंता बढ़ा दी है। 2 दिन पहले फतेहपुर बीट में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति पर हाथी ने हमला कर दिया, घायल भी कर दिया। बता दें आपको, घटना के बाद वन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है और ड्रोन कैमरों के जरिए लगातार निगरानी भी की जा रही है। रेंज अधिकारी मेघावी कीर्ति ने बताया है कि गन्ने की फसल कटाई के चलते हाथियों के खेतों की ओर आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वहीं बांस और गन्ने के घने खेत होने की वजह से सर्विलांस टीम को भी मुश्किलें आ रही हैं। रेंज अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि मॉर्निंग वॉक पर कुत्तों को साथ न ले जाएं, क्योंकि इससे हाथी और गुलदार दोनों उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित हो भी सकते हैं। साथ ही सुनसान जगहों और रेलवे लाइन के आसपास वॉक से बचे। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार देहरादून में 28 से 30 नवंबर तक आयोजित होगा। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने प्रेस वार्ता में बताया है कि अधिवेशन का उद्घाटन इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ करेंगे। देश भर से 1500 से अधिक कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। अधिवेशन के दौरान प्रतिष्ठित यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार इस बार गोरखपुर के कृष्णा पांडे को दिया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि
रहने वाले हैं। कार्यक्रम के दूसरे दिन भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही शिक्षा, युवा और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुल 5 प्रस्ताव पारित करने की तैयारियां हैं। एबीवीपी का यह अधिवेशन देश भर के युवाओं की दिशा और भागीदारी को मजबूत देने के पर केंद्रित रहेगा। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन देहरादून में, देवभूमि में, उत्तराखंड में होने वाला है। हमारा जो अधिवेशन है 28, 29 और 30 नवंबर को इस आने वाले समय में नवंबर मंथ में संपन्न होने वाला है। 28 तारीख को सुबह हमारा उद्घाटन है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ जी, वो हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे, उद्घाटनकर्ता के तौर पे रहने वाले हैं। और पूरे 3 दिन के अधिवेशन में भारत भर से, पूरे देश भर से 1,500 से ज़्यादा, 1,500 से ज़्यादा कार्यकर्ता सम्मिलित होने वाले हैं, हर एक क्षेत्र से आने वाले हैं। साथ ही इस अधिवेशन के अंदर हमारा युवा पुरस्कार जो है, इस बार यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार जो प्राप्त करता है वो कृष्णा पांडे जी हैं, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं और रोटी बैंक और विभिन्न सेवा क्षेत्र के कार्य चला रहे हैं। और साथ ही उस पुरस्कार को देने के लिए पुरस्कार प्रदानकर्ता के रूप में हमारे मुख्य अतिथि के उस सेशन के मुख्य अतिथि के तौर पे पुष्कर धामी जी, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो आने वाले हैं। और ऐसे पूरे 3 दिन के अंदर हमारा यशवंतराव केलकर पुरस्कार और साथ ही हमारी शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण बोर्ड में मनरेगा कर्मकारों के ऑनलाइन पंजीकरण का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का संकल्प के साथ काम कर रही है। इस पंजीकरण के बाद मनरेगा श्रमिक और अब बोर्ड द्वारा संचालित सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। ये बता दें आपको, मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ श्रमिकों को सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रही है। वर्तमान में मनरेगा के तहत 16.3 लाख साथ ही श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 9.5 लाख श्रमिक सक्रिय हैं। इनमें से वर्ष की बात करें, वर्ष में कम से कम 90 दिन काम करने वाले श्रमिक अब बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ सकेंगे। फिलहाल बोर्ड में 5.35 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं और मनरेगा श्रमिकों में शामिल होने से यह दायरा और ज़्यादा बड़ा होगा। देहरादून से मोनू राजपूत की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर देखिए, जहां पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सुभाष नगर स्थित पुलिस चेक पोस्ट पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल के नेतृत्व में संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली गई है और कार और बाइक चालकों को आवश्यक दस्तावेज साथ रखने, सीट बेल्ट और हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की सलाह दी गई है। अचानक हुई चेकिंग के चलते वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति रही है। वहीं क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल ने बताया है कि नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देशों पर पूरे जिले में सड़क सुरक्षा, कानून व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अभियान जारी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लालकुआं में भी पुलिस ने कई वाहनों की तलाशी लेकर संदिग्ध वस्तुओं की जांच की है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान और चालानी कार्रवाई की भी है। वहीं बता दें आपको, उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। लालकुआं से विनोद कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय के स्तर से जो ये विभिन्न स्थानों पे आकस्मिक चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके क्रम में हमारे द्वारा यहाँ लालकुआं क्षेत्र में सुभाष नगर बैरियर पे सघन चेकिंग की जा रही है। अभी तो ऐसा कोई संदिग्ध हमें मिला नहीं है, पर अभी चेकिंग जारी है। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है, बट जो भी अगर MV एक्ट के नियमों का उल्लंघन है तो हमारे द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने उत्तराखंड डीजीपी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सीमा से लगे सरकारा चौकी पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। अभियान के तहत यूपी बॉर्डर से आने जाने वाले सभी वाहनों को रोका गया है और उनकी विस्तृत जांच भी की गई है। टीम की बात करें, पुलिस टीम ने यात्रियों का सामान तक की गहन तलाशी की है ताकि किसी भी तरह के संदिग्ध व्यक्ति, वाहन और अवैध सामग्री की आवाजाही को रोका जा सके। आपको बता दें, सितारगंज के पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया है कि डीजीपी के आदेश पर यह सख्त चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। जांच के दौरान कुछ वाहनों के विरुद्ध चालान भी की कार्रवाई भी की गई है। वहीं हालांकि किसी भी वाहन से संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध पर रोक लगाने के लिए अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पुलिस का लक्ष्य सीमा क्षेत्र में सुरक्षित रखना है लोगों को और अवैध गतिविधियों को पूरी तरह से अंकुश लगाना भी है। सितारगंज से मनोज हालदार की स्पेशल रिपोर्ट। एक साथ इंटर स्टेट बॉर्डर है, वहाँ चेकिंग हो रही है। हमारे माननीय डीजीपी उत्तराखंड पुलिस के आदेश अनुसार हो रही है और ये सरप्राइज चेकिंग है और उसमें समस्त तरह के वाहन, संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्ति, मादक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, अवैध असला, हर किसी तरह की भी जो संदिग्ध वस्तु हो, संदिग्ध व्यक्ति हो, उसकी सघन चेकिंग, बारीकी से चेकिंग हो रही है।
और 1.5 घंटे का इसका समय है। उसी के तहत हम लोग ये सारी चेकिंग कर रहे हैं। सर ये से शुरू हुआ था और ये 1.5 घंटे का समय दिया है, 3:30 बजे। इसका आदेश मुख्यालय से ही आता है और चेकिंग से 4-5 घंटे पहले आदेश आता है, वो किसी भी समय भेजेंगे। सर कई वाहन सीज हुए हैं और चालान भी हुए हैं, लेकिन दौरान चेकिंग कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु और संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है, लेकिन प्रयास रहेगा आगे भी, तो इस तरह की चेकिंग बनाए रखेंगे। अगली खबर में देख रहे हैं, प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकालीन के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, दोपहर 2:56 पर जी हां, पूर्व निर्धारित परंपरानुसार कपाट बंद करते समय मंदिर परिसर में भारतीय सेना के बैंड द्वारा बजाई गई मधुर ध्वनियों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया है। जी हां, सुखद नजारा है, जहां कपाट बंद होने से पूर्व उद्धव जी, कुबेर जी और गरुण जी की प्रतिमाओं को गर्भगृह से बाहर लाया गया है। इसके बाद माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को गर्भगृह में विराजमान किया गया है, जो शीतकाल के दौरान भगवान बद्री विशाल की ओर से पूजा अर्चना की परंपरा निभाती हैं। सभी धार्मिक प्रक्रियाओं के बाद मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए आधिकारिक रूप से बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही उत्तराखंड की विश्व विख्यात 4 धाम यात्रा 2025 का भी औपचारिक समापन हो गया है। बद्रीनाथ से सुरेंद्र धनेत्रा की खास रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, विकास खंड नारायण बड़ग जी हाँ में शपथ ग्रहण कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। ब्लॉक सभागार में आयोजित समारोह में कुल 18 ग्राम प्रधानों ने अपने अपने ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है। विकास खंड के अन्य ग्राम प्रधानों ने भी अपने अपने न्याय पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों में शपथ ली है। खंड विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह असवाल ने बताया है कि पूरे विकास खंड में 4 ग्राम पंचायतों को छोड़कर शेष सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने विधिवत शपथ ग्रहण कर ली है। उन्होंने बताया है कि इनमें से 2 ग्राम पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया समय पर पूरी न होने के कारण चुनाव ही नहीं हो सके हैं। वहीं एक ग्राम पंचायत में चुनाव बहिष्कार के चलते मतदान कराया जा सका। इसके अतिरिक्त एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या पूरी न होने से पंचायत का यह गठन नहीं हो पाया है, जिसके कारण वहां शपथ ग्रहण संभव नहीं हो पाया। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। नारायण बगड़ न्याय पंचायत के 18 ग्राम प्रधानों ने जो है यहाँ पे शपथ ली और 176 वार्ड मेंबर थे। इसमें से जो है 150 सदस्यों ने यहाँ पे शपथ ग्रहण की। बाकी अन्य न्याय पंचायत जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम न्याय पंचायत स्तर पे है और सभी जगह जो है शपथ ग्रहण पूर्ण हो गया है। अब संदेश यही है कि अब आप जो है प्रधान के रूप में कार्य कर सकते हैं और अपने गांव के विकास के लिए जी लगाकर काम करें और जितना भी हमसे सहयोग होगा हम पूरा सहयोग करेंगे। आप लोग जो है गांव के विकास के लिए अच्छी योजनाएं बनाएं और अच्छा काम करें। धन्यवाद। नारायण बगड़ न्याय पंचायत। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।